नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे कल आने हैं। क्या हो सकता है नतीजा, क्योंकि एग्जिट पोल साफ तौर पर तस्वीर दे रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल तो है नहीं। क्या हो सकता है, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। और इस बीच एक बात और कि पिछली बार जब लोकसभा में एग्जिट पोल हुए थे तो कांग्रेस समेत पूरे इकोसिस्टम ने कहा था ये तो अडानी का एग्जिट पोल है, ये अंबानी का एग्जिट पोल है। तो सवाल ये कि इस बार का एग्जिट पोल किसका है, अडानी अंबानी का या किसी और का? तो इस पर करेंगे सबसे पहले बात। और इसके बाद बात करेंगे कि कर्नाटक में जो जाति गणना का जंजाल है वो क्या एक जिसे कहते हैं उपाय के तौर पर कांग्रेस और सिद्धारमैया देख रहे हैं क्या? क्योंकि जाति गणना तो सिद्धारमैया ने अपनी पिछली सरकार के दौरान कराया था और डेटा को अब तक दबा कर बैठे हुए थे। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिद्धारमैया पर जो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसके समाधान के तौर पर, उसके रेमेडी के तौर पर ये जाति गणना का कार्ड, ये उपाय लेकर आने वाली है कांग्रेस वहां पर, जिस तरह से अब सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। इस पर आज खास चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात होगी कि पश्चिम बंगाल लगातार वहां बेटियां, बच्चियां, उनका रेप मर्डर हो रहा है और ममता सरकार, पुलिस प्रशासन सुधरने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से मामले को दर्ज नहीं किया तो लोगों ने थाने में आग लगा दी, दबाव बनाया, उसके बाद जाकर मामला दर्ज हुआ। क्या सीख लिया आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाले कांड से? कुछ भी नहीं। इस पर करेंगे बात। और इसके बाद कि क्या कम्युनिस्ट आतंकवादियों, वामपंथी उग्रवादियों के दिन लद गए हैं क्या? क्योंकि गृह मंत्री ने साफ तौर पर फरवरी 2026 की डेडलाइन दे दी है कि उसके बाद इस देश में वामपंथी उग्रवाद, नक्सली नहीं रहेंगे। आज इस पर एक बड़ी मीटिंग भी की है, इससे जुड़े अपडेट भी आपको देंगे और इस पर भी करेंगे बात। होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। भारत के दौरे पर आए मालदीव के प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते पर हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री ने कहा भारत ने मालदीव के लिए हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सभी मत, मजहब और संप्रदाय के लोगों को करना होगा एक दूसरे का सम्मान। उल्लंघन करने पर कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक दिलाई जाएगी सजा। झारखंड में हो रही अवैध घुसपैठ के मामले पर शिवराज सिंह चौहान का हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना, कहा लागू करेंगे एनआरसी। राज्य में रोटी, बेटी और माटी की रक्षा के मुद्दे पर होगा चुनाव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के विधायक बीके हरिप्रसाद ने अपनी सरकार पर जाति गणना रिपोर्ट को दबाए रखने का लगाया आरोप। कहा सरकार रहे या जाए, लेकिन ये जनता का किया गया था वादा, जनता से इसे सार्वजनिक करना जरूरी। राहुल गांधी देश में घूम घूम कर जिसकी जितनी आबादी का नारा लगाते हैं, विकास के लिए जाति गणना को जरूरी बताते हैं, लेकिन कर्नाटक में चुप्पी। और कोलकाता में बच्ची के साथ रेप और हत्या का फिर से एक मामला, पुलिस पर फिर लगा सबूत मिटाने का आरोप। हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, एआईएमएम से एम्स से फॉरेंसिक जांच कराने का दिया आदेश। बच्ची ट्यूशन से घर नहीं लौटी, अगले दिन तालाब में उनकी मिली थी लाश। हत्या और रेप के मामले में लगातार घिरती हुई नजर आ रही ममता सरकार। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्या नतीजा आ सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल तो आ गए हैं। एग्जैक्ट पोल क्या होगा, और यह भी कि इस बार का एग्जिट पोल कैसा लग रहा है, तो कैसा रहेगा हरियाणा का चुनाव और एग्जिट पोल का पोल। और मुख्यमंत्री सैनी जो है, नायब सिंह सैनी, उनको क्यों है वापसी की उम्मीद? तो सवाल यही कि क्या होगा हरियाणा का नतीजा। हरियाणा में खासतौर पर कम वोट प्रतिशत
क्या बदल देगा एग्जिट पोल के आंकड़े को? क्योंकि इस बार भी जो मतदान का प्रतिशत है वो लगभग वही तो है जो साल 2019 के चुनाव में था, विधानसभा चुनाव में। ऐसे में मतदान का यह जो करीब 61% है, 61% से थोड़ा सा ज्यादा ही है, ये क्या इशारा कर रहा है? आमतौर पर तो हम देखते हैं कि सरकार को अगर बदलना होता है जनता को तो भारी मतदान करती है जनता, लेकिन मतदान तो मोटे तौर पर उतना ही हुआ है जितना कि पिछली बार हुआ था। तो हरियाणा के केयरटेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी की वापसी की पूरी उम्मीद है। तो सवाल यह भी है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब एग्जिट पोल हुए थे तो उस पर सवाल खड़ा करने वाले अब क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल को खुद कांग्रेस तक ने कह दिया था कि यह तो अडानी अंबानी का एग्जिट पोल है। तो फिर इस बार हरियाणा और जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल किसका है? यह सवाल तो बनता है। तो कल हरियाणा चुनाव के नतीजे आने से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ने राज्य में अपनी अपनी सरकार बनने का दावा किया है। जरा दावे को सुन लीजिए, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। बीजेपी की इस प्रकार की ट्रेनिंग है कि कोई जो है बड़े से बड़ा कोई झूठ बोले, मगर बोले आत्मविश्वास के साथ। बीजेपी के तमाम नेता इस लाइन, नायब सिंह जी थोड़ी चिंता करें अपनी लाडवा विधानसभा की। लाडवा में भी कांग्रेस जीत रही है। पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 8 तारीख को आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। हमें पूरा विश्वास है। हरियाणा के लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं। हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ है। तो चुनाव प्रचार में धुआंधार वादे करने के बाद अब दावे का ही तो दौर है और ये दावे जरूर किए जाएंगे। कल दोपहर तक तो कम से कम जरूर किए जाएंगे, लेकिन दावों में, किसके दावों में कितना दम और वोट प्रतिशत इस बीच में क्या कर रहा है इशारा? लगभग पूरे चुनाव को कवर करने वाले हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं हरियाणा से। इस पर बात करने के लिए नीरज, वोट का जो प्रतिशत है ये तो मोटे तौर पर वही है 61% के आसपास जो 2019 में थी। अब सवाल ये उठता है कि देखिए, वादे और दावे अपनी अपने हैं ही और रहेंगे ही, कल दोपहर तक तो कम से कम रहेंगे ही, लेकिन ये जो वोट का प्रतिशत इस बार का है 61%, क्या ये कुछ कह रहा है क्या? अगर इसको समझने की कोशिश करें, एग्जिट पोल तो खैर आए ही हैं, लेकिन अगर इसको समझने की कोशिश करें और आपके ग्राउंड जीरो के तजुर्बे से समझने की कोशिश करें तो ये 61% का आंकड़ा कुछ कह रहा है? आप उतनी बड़ी संख्या में हरियाणा के जो लोग हैं, हरियाणा के जो वोटर हैं, वो घरों से बाहर निकलकर मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचे। यानी हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में जो हरियाणा के जो लोग हैं वो अपनी सरकार के खिलाफ निकलकर वोट करने गए। अब आप जो एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार ये एग्जिट पोल बना रहे थे, लेकिन उसके जो परिणाम आए उसके उलट आए। उसी तरह की स्थिति आपने देखी होगी मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और इसके अलावा कमलनाथ के बीच में जिस तरीके की लड़ाई हुई और जो एग्जिट पोल शुरुआती जब आए थे तो ये बताया गया था कि वहाँ कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी बढ़त के साथ मध्य प्रदेश में आ रही है, लेकिन वो परिणाम भी अपोजिट निकले। हमने इन्हीं एग्जिट पोलों को भी देखा है कि जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो उसमें भी एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए। तो अब यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी जिस विश्वास के साथ ये कह रही है कि वो यहाँ पर सरकार बनाने की स्थिति में होगी, उसका एक रीजन है। आप ये देखें कि जो जीटी जो बेल्ट है, जीटी रोड वाली जो बेल्ट है, जो पंचकुला, यमुनानगर, इसके अलावा अंबाला, कुरुक्षेत्र और पानीपत तक आती है, उस बेल्ट में पिछली बार आप देखें तो 27 सीटें थी और 27 उन सीटों में से ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी सीटें वो जीती थी। इसके अलावा आप देखें कि जो दक्षिणी हरियाणा है, दक्षिण हरियाणा में हम फरीदाबाद की बात करें, गुड़गांव की बात करें, रेवाड़ी की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें, नूह की बात करें, तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी। ये 2 बेल्ट थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को
हरियाणा की सत्ता में वापसी दिलाई थी। और इन्हीं दो बेल्टों पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार ये कह रही है कि हमारी जो पकड़ है वो काफी मजबूत है। इसके अलावा पूरे हरियाणा में उन्होंने जिस तरीके से कार्य किया है, विकास के तमाम दावे किए, उससे जनता उतनी ज्यादा नाराज नहीं है। हालांकि ये भी फैक्ट है कि कई सारे जो उम्मीदवार हैं ऐसे हैं जिनके खिलाफ नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी के, और उनके खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी से कई सारे उम्मीदवार निर्दलीय रूप से पर्चा भी बढ़ा था। तो ये भी एक है। लेकिन जो लड़ाई अगर काफी कहते हैं कि अगर नजदीक रहती है, क्योंकि जाटलैंड और जीटी बेल्ट वाली और जो साउथ हरियाणा की जो बेल्ट है, अगर दोनों में लड़ाई होती है और मामला नजदीक होता है, तो उस स्थिति में जो छोटे दल हैं, बीएसपी की बात करें, जेजेपी की बात करें, इनले की बात करें, आजाद पार्टी की बात करें और निर्दलियों की बात करें, ये एक बड़ी सभी पार्टियों की बड़ी भूमिका है, नो डाउट। इन सभी पार्टियों की बड़ी भूमिका है। और बहुत सारी जो आप बता रहे थे, करीब 30 के आसपास सीटें ऐसी हैं जहां अगर इन्होंने बहुकोणीय मुकाबले बनाए हैं तो फिर नतीजे बिल्कुल अलग हो सकते हैं। लेकिन एक बात और नीरज, जिसकी चर्चा मुझे लगता है कि मैंने बहुत कम या ना के बराबर सुनी है। पिछली बार बीजेपी को 40 सीटें आई थी, इस बार जो एग्जिट पोल है वो 25-28 सीट दे रहे हैं। यानी कि अगर एग्जिट पोल को मान भी लिया जाए तो मोटे तौर पर 12-15 सीटों का नुकसान। लेकिन उससे बड़ी बात, लोकसभा चुनाव के दौरान नीरज आपने ये देखा होगा कि पूरे इकोसिस्टम ने और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने भी ये कहा था कि ये अडानी अंबानी का एग्जिट पोल है। अब सवाल ये है कि क्या अब के एग्जिट पोल पर कांग्रेस का कोई रिएक्शन आ रहा है कि ये एग्जिट पोल किसका है, ये अब अडानी अंबानी का है या किसी और का है? नहीं, इस पर रिएक्शन नहीं आएगा। ये उसी तरह का कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन है जैसे जहां चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी है और चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है। उसी तरीके से अगर एग्जिट पोल उनके पक्ष में आता है तो वो अडानी अंबानी का नहीं है, वो जनता का एग्जिट पोल है। और अगर उनके खिलाफ जाता है तो अडानी अंबानी का एग्जिट पोल हो जाता है। बिल्कुल, तो ये अपनी सुविधा के अनुसार कांग्रेस पार्टी उस तरह की वाइटें देती है। क्योंकि आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के ही तमाम मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ही तमाम जो प्रत्याशी रहे और तमाम मंत्री रहे जो खासतौर से ईवीएम को लेकर जब हार जाते हैं तो तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, जब जीत जाते हैं तो कहते हैं नहीं ईवीएम ठीक है। और पंजाब में भी आपने देखा था पहले, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी देखा था जब भूपेश बघेल की सरकार आई थी। तो अपनी सुविधा के अनुसार एग्जिट पोल भी और ईवीएम भी जो कांग्रेस पार्टी है उसी के अनुसार बाइट देती है। मजे की बात यह है कि नायब सिंह सैनी भी यही बात कह रहे हैं। अंबानी का एग्जिट पोल नहीं है इनके लिए, जनता का एग्जिट पोल है। नायब सिंह सैनी भी मजे की बात यह है कि यही कह रहे हैं कि कल दोपहर में देखिएगा ये लोग फिर से कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी की सरकार बने और ईवीएम पर और बाकी चीज़ों पर ठीकरा फोड़ने लगे। लेकिन यही है कि वो फिलहाल वो तो उनका बीजेपी का दावा है। बाकी हम लोग देखेंगे कल आपके नज़रिए से भी कि कल क्या कुछ रहता है। इस समय तक तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। तो हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़े थे ग्राउंड जीरो से और हम बात कर रहे थे कि हरियाणा का नतीजा क्या हो सकता है। क्या एग्जिट पोल जो है वही एग्जैक्ट पोल बनेगा या कुछ और नतीजा हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा, खास चर्चा होने वाली है खास मेहमानों के साथ। और वो चर्चा ये है कि क्या जाति गणना की जो रिपोर्ट कर्नाटक की है उसको एक दवाई के तौर पर, एक रेमेडी के तौर पर सिद्धारमैया सरकार और कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करना चाहते हैं क्या? बहुत पुरानी रिपोर्ट है, 1 दशक हो गई होगी और वो रिपोर्ट दबी हुई है। अब जब सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों से घिर गए हैं तो क्या अब कांग्रेस पार्टी उसको बाहर निकालना चाहती है एक समाधान के तौर पर? इस पर करेंगे खास चर्चा। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील का बादशाह। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।
स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम खास चर्चा करने वाले हैं कर्नाटक के बारे में कि क्या कर्नाटक में जो जाति गणना है वो जंजाल बना हुआ है कांग्रेस के लिए, या फिर उसको एक उपाय के तौर पर कांग्रेस देख रही है। क्योंकि मुडा स्कैम में फंसे हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए क्या जाति गणना रिपोर्ट संजीवनी का काम कर सकती है? क्या कांग्रेस के अंदरूनी हलचल में अब रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि सरकार रहे या चली जाए, जाति गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक अब होनी चाहिए। साथ ही कई और नेताओं ने जाति गणना को रिपोर्ट अब तक उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने पर चिंता भी जताई है। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि यह पब्लिक से किया गया हमारा वादा था, इसे तो हर साल में हर हाल में होना ही चाहिए। तो खुद सीएम सिद्धारमैया ने कई बार कहा है कि उन पर तो दरअसल जाति गणना कराने के कारण ही भ्रष्टाचार के इतने आरोप लग रहे हैं। ये अलग बात है कि मुडा से मिले 14 प्लॉट तो उन्होंने लौटाने की बात उनकी पत्नी ने कर दी है। अगर सही था ये पूरा मामला तो लौटाया ही क्यों? सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ने के साथ ही कांग्रेस सरकार में दरार भी बढ़ रहा है, क्योंकि गृह मंत्री जी परमेश्वर ने दावा किया है कि सरकार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट को सरकार ने कैबिनेट में रखने का फैसला लिया है। 29 फरवरी को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस रिपोर्ट को के फाइनल ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया था, लेकिन दो बड़े समुदाय कौन कौन से, वो कलिगा और लिंगायत, दोनों का बहुत जबरदस्त प्रभाव है। उसने सरकार की इस मामले पर जमकर आलोचना की थी और इसकी त्रुटियों को गिनाया था जाति गणना की रिपोर्ट को, और कहा था कि ये तो पूरी तरह वैज्ञानिक है। सवाल यह है कि पार्टी में कांग्रेस के अंदर ही विरोध के कारण पिछले 10 वर्षों से इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में बहानेबाजी क्यों होती रही? राहुल गांधी जो पूरे देश में घूमकर जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, उसको लाइफ मिशन मानते हैं, लेकिन कर्नाटक में जाकर उनका मिशन दम क्यों तोड़ देता है, चुप क्यों हो जाते हैं? बीके हरिप्रसाद बिहार के कदम को, क्योंकि बिहार में रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी, उसको ऐतिहासिक बताते हैं और अपनी ही पार्टी को हिम्मत दिखाने के लिए उकसा रहे हैं। कर्नाटक में जारी सियासी घमासान के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी हुई है, तो चर्चा का विषय वो भी बना हुआ है। अब देखना यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को जाति के बवंडर में कैसे छुपाया जा सकता है और क्या एक समाधान के तौर पर कांग्रेस उसको देख रही है, क्योंकि कर्नाटक के कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद का कहना है कि जातिगत जनगणना रिपोर्ट को अभी तुरंत लागू किया जाएगा। जाति जनगणना रिपोर्ट को तत्काल लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह राहुल गांधी का कार्यक्रम है और कांग्रेस सरकार इसे लागू कर रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात पर सहमत हो गए हैं। जातीय जनगणना जनता के पैसों से हुई, रिपोर्ट को तुरंत लागू किया जाएगा और अगर छोटी मोटी गलतियां होंगी तो उन पर चर्चा कर समाधान किया जाएगा। चुनाव के दौरान लोगों से किए गए वादे के मुताबिक अब रिपोर्ट तैयार की गई है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का सम्मान करने वाले हर व्यक्ति को इस रिपोर्ट से सहमत होना चाहिए। और राहुल गांधी तो पहले ही दावा कर ही चुके हैं कि वो सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना करवाएंगे। अब जैसे ही मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, वैसे ही आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग सारे के सारे कहते हैं जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक्सरे करवाने में क्या प्रॉब्लम है? सच्चाई निकालने में क्या प्रॉब्लम है आपको? ये जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि ये सच्चाई से डरते हैं। ये चाहते हैं कि देश के जनता को पता ना लगे, 90% को पता ना लगे देश का धन, देश की संस्थाएं, देश को चलाने का सिस्टम किसके हाथ में है, कितना किसके हाथ में। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस जाति जनगणना को ना कह रही है। हमने ऐसा कहीं नहीं सुना देखा, बल्कि उल्टा हमने ये देखा कि आरएसएस ने जाति जनगणना को लेकर के रिपोर्ट आई कि केरल में जो उनकी बैठक हुई थी उसमें कहा कि हाँ जाति जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी भी कह चुकी है, केंद्रीय मंत्री बयान दे चुके हैं जनगणना के समय जाति जनगणना भी हो जाएगी। तो कर्नाटक के बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र का कहना है कि सिद्धारमैया मुडा स्कैम से ध्यान भटकाने के लिए जातिगत जनगणना की बात अब कर रहे हैं। Caste census which Siddaramaiah has been discussing, probably Siddaramaiah is in a hurry. Siddaramaiah is aware that is bound to resign in Moda scandal. So only to divert the issue, Chief Minister Siddaramaiah is talking about implementation of caste census. तो सवाल यही है कि क्या जाति जनगणना की रिपोर्ट को
सिद्धारमैया सरकार कर्नाटक कांग्रेस एक उपाय के तौर पर देख रही है क्या? क्योंकि जिस तरह के आरोप लगे हैं लगातार भ्रष्टाचार के मामले, मुडा स्कैम हो, एसटी फंड ट्रांसफर घोटाला हो, तमाम मामले हैं, उसको लेकर के लगातार उनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो क्या उसी के समाधान के तौर पर देख रही हैं? और फिर ये भी कि क्या कांग्रेस ने मन बना लिया है कि वो जाति जनगणना की रिपोर्ट कर्नाटक में सार्वजनिक करेगी? इसी पर आज खास चर्चा करेंगे हम, और खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के समर्थन में बहुत ही मजबूती से बात रखने वाले। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत राहुल लाल जी। साथ में GS प्रशांत जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत। GS प्रशांत जी, आपका भी इस चर्चा में, इस शो में। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं ही, उन्हीं से चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। विनोद जी, एकाएक ये लगता है जैसे किसी जड़ी बूटी की याद आ गई हो कि भाई ये वाली बीमारी हुई, अब इसको ठीक करने के लिए निकालो झाड़ पोंछ करके वो जो पुरानी वाली जड़ी बूटी कहीं छुपी हुई थी उसको निकालो और इलाज करो। उसी तरह से लगता है करीब करीब 1 दशक से भी ज्यादा के बाद उस जाति जनगणना की रिपोर्ट की उनको जरूरत महसूस हो रही है क्या? क्योंकि इस बीच में 100 सवाल पूछे गए होंगे कांग्रेस से और सिद्धारमैया सरकार से इसी रिपोर्ट पर। लाल जी, ये तो पहली बार आपकी रिपोर्ट देख के ये तो ये कहा जा सकता है कि जाति गणना जो है वो एक तरह से पॉलिटिकल कार्ड बन गया। बिल्कुल पॉलिटिकल कार्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कर्नाटक सरकार जिस तरह से मुश्किल में है, मुडा स्कैम के बाद और कई स्कैम की चर्चा आने के बाद से, तो क्या ये सिद्धारमैया पे लगे जितने आरोप हैं और भ्रष्टाचार के जितने आरोप हैं, तो उनके रिजनेशन से क्या यह कार्ड उनको बचा सकता है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले ही हफ्ते सिद्धारमैया ने खुद कहा था कि हम पे इतना भ्रष्टाचार के आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने जाति गणना कराने का साहस किया था। तो यही सवाल तो बीके हरिप्रसाद पूछ रहे हैं कि भैया अगर कांग्रेस पार्टी में साहस नहीं है तो 2017 के ये जनगणना की बात शुरू हुई थी, जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते करते उन्होंने जाति गणना की थी। तो 2017-18 से लेके इतने साल हो गए, क्या कांग्रेस पार्टी कभी इसके लिए सीरियस नहीं हुई? और आज जब ये देखिए कि बिहार में जैसे जाति गणना की रिपोर्ट जो बीजेपी और ये नीतीश की सरकार मिलके जो उन्होंने ये करवाया, बाद में आरजेडी के साथ में नीतीश ने उसको सार्वजनिक किया। अब उसके बाद ये होड़ चल पड़ी कि इस जाति गणना का श्रेय कौन ले। तो राहुल गांधी जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक कहते हुए पूरे देश में निकल पड़े, जो आप अपने बाइट में सुनवा रहे थे कि कह रहे थे हम एक्सरे जरूरी है। बिल्कुल। तो भैया ये एक्सरे कर्नाटक में क्यों नहीं अभी तक जरूरी हो? कितने महीने हो गए जो कर्नाटक में बैकवर्ड कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट वैसे धूल फांक रही है, उसका कैबिनेट में नहीं हुआ। तो अचानक सिद्धारमैया पे जब रिजनेशन का दबाव बनता है तो वो अचानक ये बीके हरिप्रसाद जी, परमेश्वर, सारे नेता सामने आते हैं कि हम इसको आज तुरंत ला रहे हैं। ये तुरंत लाने का फैसला में आपको किसने रोका था? तो ये सीधे सीधे आप कार्ड खेल रहे हैं और बेईमानी कर रहे हैं कि आपके लगे पर जितने भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसको जाति के मुखौटा पहन के आप बचना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है। राहुल लाल जी, सही समय आ गया अब उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का, जो कर्नाटक में 1 दशक से भी ज्यादा समय से दबी हुई थी। एकदम सही समय आ गया अब उसको सार्वजनिक कर दिया जाए, जैसा कि बीके हरिप्रसाद कह रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही समय है। और क्या बात। इसलिए सही समय नहीं है लालचंद जी की इस समय सिद्धारमैया के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। देखिए, अब लगातार सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग ये पूछते रहते हैं कि वो रिपोर्ट जो है कि 2017 में उस समय जो है कि वो आई थी, तो फिर ये अब तक प्रकाशित क्यों नहीं हुआ है, वो सामने में पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है वो? तो हम लोग को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो सरकार 2013 से 18 तक के लिए आई थी, जब सरकार अपने आखिरी चरण में चलती और रिपोर्ट में कई तरह की गड़बड़ियां त्रुटियां थी। तो उस समय लगा था सिद्धारमैया सरकार रिपीट करेगी तो अपने अगले टर्म में उसे लागू करेगी, नहीं हो पाया। लेकिन अब फिर से वहां पर सिद्धारमैया फिर से मुख्यमंत्री, और इसी वर्ष 29 फरवरी को वो रिपोर्ट जो है उन्होंने कमीशन की तरफ से जो राष्ट्रीय जो इस बार भी सरकार बने हुए तो साल भर से ज्यादा हो गया। ये दूसरी जो मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया जी, ये भी तो साल भर से ज्यादा हो चुका है। लालचंद जी, बिल्कुल सही सवाल है आपका कि अगर साल भर से ज्यादा हो गया तो क्यों विलंब हुआ? देखिए, उसके कई बड़े कारण है लालचंद जी। उसमें एक तो वहां पे कई जो है कि 192 नई जातियां जो है उस रिपोर्ट में दिखी हैं। कुछ जातियां ऐसे दिखी हैं जो संख्या में 10 के आसपास ही आई है। तो वो जो इस प्रकार की कई त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को दूर भी किया गया है। लेकिन साथ ही साथ राहुल गांधी की प्रतिबद्धता कितनी ज्यादा है कि आप प्रयागराज में या कहीं पे भी वो संविधान सम्मान समारोह करते हैं
तो उसमें वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, या फिर लेकिन कुछ चीजें वहां गलत बोल गए वो, कुछ चीजें वो गलत बोल गए जिसको मैंने बोला भी कि नहीं, ना तो आरएसएस ने मना किया है जाति गणना के लिए, ना बीजेपी ने मना किया है। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपने देखा ही होगा कि केरल में जो अभी सम्मेलन हुआ आरएसएस का, वहां से जाति गणना पर क्या कहा गया। ठीक, दूसरी बात ये, गिरिराज सिंह ने बयान देते हुए जाति गणना पर क्या कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा है जाति गणना पर, ये सब हमारे नॉलेज में है। राहुल लाल जी, लालचंद जी देखिए, 2021 की जनगणना अभी भी नहीं हुई है। केंद्र सरकार बिल्कुल खुल के घोषणा कर दे कि वो जो जनगणना होगी उसमें जातिगत जनगणना शामिल कर तो रही है, दो केंद्रीय मंत्री कह तो चुके हैं। लालचंद जी देखिए, केंद्र सरकार की अधिकृत तरफ से अभी तक केंद्रीय मंत्रियों के आश्वासन पे कितना भरोसा किया जाए, गजट जारी अच्छा, ये बात नहीं राहुल लाल जी, अगर केंद्रीय गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं तो उस पर भरोसा क्यों ना करें, अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं जी एस प्रसाद जी कुछ जोड़ना चाहिए। जी एस प्रसाद जी काउंटर कीजिए। नहीं, पहला बीजेपी का ये पहला आग्रह है कि सिद्धरामैया इस्तीफा देना है, क्योंकि वो मूडा स्कैम में इतना करप्शन किया है। अब उसको पता है कि कोर्ट का फैसला कैसा आने वाला है, वो कैसे 14 साइट ले लिया उसके बीवी के नाम पे, फिर वो वापस देने का नाटक किया, क्योंकि ये सिद्धरामैया का आदत है। पहला हुब्लो वॉच कंट्रोवर्सी था, वो शायद करोड़ों का वॉच ले लिया था, वो पब्लिक का नोटिस आते ही वो वापस दे दिया। वापस देते ही ये नहीं, जो गलती किया था वो साफ नहीं होता है, इसलिए सिद्धरामैया पहला इस्तीफा तो देना पड़ेगा। लेकिन प्रसाद जी, वो तो वो रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, वो तो उसके काट के तौर पर ये रिपोर्ट आपके सामने ला के रख रहे हैं, कह रहे हैं भाई हम ये रिपोर्ट ला रहे हैं इसीलिए बीजेपी हमको टारगेट कर रही है। नहीं, बीजेपी टारगेट करने का चांस नहीं, क्योंकि बीजेपी का आग्रह है कि जो भी रिपोर्ट है अब जनता के सामने रख दो। कौन बीजेपी मना तो नहीं कर रहा है, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, क्योंकि हरिप्रसाद आके बोलता है सरकार चले गई तो भी ठीक है, लागू करो रिपोर्ट को। डीके शिव कुमार बोलता है मेरा इसका सम्मति नहीं है करके, मतलब कांग्रेस का आंतरिक चर्चा जो हो रहा है ये सिद्धरामैया जी को हटाने के लिए हो रहा है। ठीक है, हमको कोई लेना देना है नहीं, जो भी कांग्रेस को 135 सीट आ गए, जो भी मुख्यमंत्री बने कांग्रेस से, सिद्धरामैया जी तो इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरा बात जो राहुल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे, राहुल जी सुनो, पहले सुनो, एक लाइन में कह रहा हूं, सिद्धरामैया क्यों इस्तीफा देंगे? इसलिए इस्तीफा देंगे क्योंकि बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया था, इसलिए देना चाहिए इस्तीफा राहुल लाल जी। तो देखिए, इंडिया अलायंस में नई और न्यू रन भी है, अरविंद केजरीवाल जेल में इस्तीफा नहीं दिया था, वो इस्तीफा नहीं देंगे। अच्छा, तो केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलेंगे लेकिन येदियुरप्पा के नक्शे कदम पर आप नहीं चलेंगे, ये बात है। नहीं, जो भ्रष्टाचारी केजरीवाल है वो भ्रष्टाचारी सिद्धरामैया उसको मान रहा है। ठीक है। जी एस प्रसाद जी, राहुल लाल जी ने बार बार ये सवाल उठाया कि बीजेपी जाति जनगणना पर क्लियर बोले। आप बताइए, जाति जनगणना पर कर्नाटक बीजेपी का क्या रुख है, बताइए। नहीं, बीजेपी कर्नाटक का यही आश्वासन है कि जो हमारा केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बोला था कि, और आरएसएस भी साफ साफ बताया कि मैंने उसका जिक्र किया, दोनों जाति गणना होना चाहिए, होने दो, बीजेपी उसको नहीं रोकेगी। कर्नाटक में भी बीजेपी की तरफ से जाति गणना रिपोर्ट जो भी है पेश करो। ठीक है, आप इसके पक्ष में, और ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि जब बिहार में जाति जनगणना हुई तो बिहार बीजेपी और पूरी बीजेपी साथ थी, उसको सार्वजनिक करने में भी साथ थी। मैं लौटता हूं आप सभी के पास, लेकिन उससे पहले जरा प्रधानमंत्री की एक बात सुनवा देता हूं, उसके बाद फिर इस खास चर्चा को जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि एकता को ही देश का ढाल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले तो महफिल सजाएंगे ही। ये दरअसल उन्होंने कल महाराष्ट्र में बात कही थी, जरा सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ खास कहा था। अपनी घोर असफलताओं के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो।
इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो प्रधानमंत्री एक तरह से कांग्रेस के और विपक्ष के मिशन को डिकोड करते हुए लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि एकता को बनाए रखना जरूरी है इस देश के लिए। विनोद जी, जो प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं, ये एक तरह से जो लोकसभा चुनाव से पहले से भी हम देख रहे हैं, उसको प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं डिकोड करके लोगों को आसान शब्दों में समझाया महाराष्ट्र से। लाल जी, बहुत ज्ञान सुना मैंने अभी राहुल लाल जी का, और मैं चुपचाप उनका सुन रहा था कि सिद्धारमैया क्यों इस्तीफा देंगे और सिद्धारमैया क्यों इस्तीफा देंगे, मतलब इनके लिए संविधान की प्रक्रिया, सीएम की जिम्मेदारी, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये है कि ये कांग्रेस पार्टी जो कहे वही संविधान है, जो पार्टी कहे मना करे तो संविधान पे खतरा है। अब ये सवाल सीधे सीधे जो प्राइम मिनिस्टर के संदेश पे आता हूं कि ये इस देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। बिल्कुल 60 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, कमोबेश हर स्टेट में उसकी सरकार रही है 50 साल तक। ये जो सोशल, आप ये इक्वलिटी की बात करते हैं, ये जो एक्सरे की बात करते हैं, ये जो आप असमानता की बात करते हैं और ब्यूरोक्रेसी में जात ढूंढते हैं, सिस्टम में जात ढूंढते हैं, आपने उस जाति के लिए कभी कुछ किया है? अगर आपने कुछ नहीं किया है तो सिर्फ आप कार्ड खेल रहे हैं बांटने का, क्योंकि पीएम साफ साफ कह रहे हैं कि एक जगह आप वोट बैंक को दुरुस्त किए हैं मोहब्बत की दुकान बना के, और दूसरी जगह आप तोड़ रहे हैं उसको जातियों में, कि उनको लगता है कि सत्ता पाने के लिए इससे आसान तरीका और कुछ हो नहीं सकता। आप इससे आसान तरीका ढूंढ के जो आप समाज में विष बमन कर रहे हैं, इसलिए आपके अभी डीके शिव कुमार की घंटों बात हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे से। पूछा ये पहले आप राहुल लाल जी अपने कांग्रेस के पार्टी के लोगों से जो क्या बात हुई थी, उससे भी बड़ा पॉइंट आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि आप देश को किस मुहाने पे ले जा रहे हैं। बिल्कुल, आप अगर इस बात को लेके कार्ड करते हैं तो इस देश के देखना होगा कि जो सामाजिक न्याय का अगर देश में 10 साल में क्या मिला है, तो आप उस नैरेटिव को झुठला रहे हैं। इस देश ने पहली बार देखा कि जब इस देश को 50 करोड़ लोगों को जनधन स्कीम का और जब कार्ड मिला, बैंकों से उसका एक्सेस मिला है, तो सभी वर्गों को मिला है, सभी लोगों को, सभी वर्गों को। बिल्कुल 12 करोड़ लोगों को जब गैस का कनेक्शन मिला है, जब पानी के 7 करोड़ 9 करोड़ लोगों को पानी का कनेक्शन मिला है, तो उसमें जाति और मजहब नहीं देखी गई है, वो सीधे गया। एक पैसा का जब प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि 14 लाख करोड़ कैसे इन 10 वर्षों में लोगों के खाते में गया है, वो सीधे गया है। ये सामाजिक न्याय है, बिल्कुल ये समझने की जरूरत है। असली सामाजिक न्याय। आपको ये सब करने का आइडिया नहीं है तो आज आप पूरे कांग्रेस के रूल स्टेट में देखिए और बाकी जगह पे देखिए, हिजबुल्लाह के नाम पे, फिलिस्तीन के नाम पे, नसरुल्लाह के नाम पे, आप क्या क्या नाम पे जो आप ये सड़क पे इस तरह से एक घोड़ाम मचाए हुए हैं, एक प्रदर्शन दिखाए हुए हैं और कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, ये खतरा है। एक जगह आप लोगों को जाति में बांटिए और एक जगह कहिए कि एकदम हर समय में आप एक पूरे के पूरे समाज को रोड पे उतार के कहिए कि हम, ये डराने की एक घटना है। ठीक है, ये आप उस समाज को डरा रहे हैं, बिल्कुल, जिसको आप बांट रहे हैं। राहुल लाल जी, आप ही के पास मैं आ रहा हूं और 2 चीजों का जिक्र करके आ रहा हूं। बिहार में जब जातिगत सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया तो वहां पर यह पता चला कि जिस समुदाय को हम ओबीसी कहते हैं ना, उनमें अगर 35% या 33% गरीब निकले, तो जिनको हम लोग तथाकथित सवर्ण कहते हैं, उनके भी 25% लोग उतने ही गरीब निकले। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री सच मायने में इस देश में 4 जाति की पहचान करते हैं, युवा, किसान, महिला और साथ में जो ग्रामीण है, उनका अगर जब वो पहचान कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो असली सामाजिक न्याय वो कर रहे हैं या समाज को बांटने वाले असली सामाजिक न्याय कर रहे हैं? राहुल लाल जी। लालचंद जी, अगर प्रधानमंत्री वास्तव में सामाजिक न्याय का काम कर रहे होते तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि जो
हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर तमाम एग्जिट पोल है वो कल गलत होंगे। उसमें कांग्रेस को जो सीटें दी गई है उससे बहुत ज्यादा सीटें दिखेंगी और बीजेपी को जो सीटें दी गई है उससे भी कम सीटें बीजेपी को आएगी। और जिस महाराष्ट्र के धरती पे आ रहा हूं जीएस प्रशांत जी, आ रहा हूं, राहुल लाल जी को पूरी करने दीजिए। हाँ राहुल लाल जी। लालचंद जी, जिस महाराष्ट्र की धरती पे प्रधानमंत्री ने तमाम ये संदेश दिए हैं, कल हम लोगों ने देखा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट पे घूम रही थी। तो इसी बात को मान लीजिए ना फिर राहुल लाल जी, अपने ही तर्क को मान लीजिए कि तीसरी बार सरकार रिपीट हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अपने ही तर्क को मान लीजिए। सरकार रिपीट हुई है, मैं मानता हूं सरकार बिल्कुल रिपीट हुई है, चल रही है। मैं कह रहा हूं कि अब राहुल गांधी जो आश्वासन दे रहे हैं उसको देश विश्वास करना, महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी को आश्वासन कोई भी विश्वास नहीं करता है। बोलिए जीएस प्रशांत जी, काउंटर कीजिए। जीएस प्रशांत जी काउंटर कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस युग और इंडिया अलायंस का युग प्रारंभ होने वाला है। हो गया ना, आपको इंडिया अलायंस का हो गया ना अभी बात, जो पता है केजरीवाल के साथ क्या हो रहा है, पंजाब में क्या कर रहे हो इंडिया अलायंस, दिल्ली में क्या लड़ते हो, पता है इंडिया अलायंस का बात क्या है करके। बोलिए राहुल लाल जी। चल रहा है करके जब हरियाणा का बात हो रहा है 10 साल से जम्मू कश्मीर में बिल्कुल भाजपा का सरकार चल रहा है उधर, क्योंकि 10 साल के बाद जो भी एग्जिट पोल है हम जनता का आदेश मानने के लिए तैयार है। ये नहीं कि बीजेपी जनता का आदेश नहीं मानेगी, बीजेपी जनता का आदेश को स्वीकार करेगी। ठीक है, 10 साल और ये भी कि क्या चुनावी नतीजे जो होते हैं, अब जम्मू कश्मीर की बात किया तो इतना सालों में विदाउट एनी इंसिडेंट एक भी डेथ नहीं हुआ, एक भी स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंट ना होते हुए चुनाव प्रोसेस चला। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, कांग्रेस नेशनल टाइम में चल रहा था क्या? जम्मू कश्मीर की आप सुन लीजिए, उनका भी सुन लीजिए। बहुत राहुल लाल जी आपका हमने सुना, हम लोगों ने सम्मान कर रही है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में जो चुनाव का प्रोसेस हुआ एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद तो चुनाव करा रहे हैं, नहीं तो आपको लोकसभा के चुनाव के साथ ही चुनाव करा लेना था। सुप्रीम कोर्ट राहुल लाल जी आप विनोद जी को लाइए, विनोद जी को। राहुल लाल जी, आप इस तरह के भ्रामक चीज और फेक नैरेटिव बढ़ेंगे तो फिर आपको ये बात बार बार कह रहे हैं कि आप पब्लिक ब्रॉडकास्टर पे आते हैं तो कम से कम फेक नैरेटिव मत करिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव के होने की प्रक्रिया थी, जो आपको मैंने पिछली बार भी कहा है, डिलिमिटेशन प्रोसेस था। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद वहां पे जो सारी चीजें बनी थी, वहां सीटें बढ़ी थी, केंद्र सरकार कह चुकी थी, काम नहीं होता है। और इसके बाद ये चुनाव हुआ है, तो आप समझिए कि इस चीज को आप लोग जो कुतर्क गढ़ते हैं वो कुतर्क गढ़ना छोड़िए, कुछ बैकग्राउंड का समझिए और इसके साथ साथ उन चीजों को समझिए कि इस चुनाव तक आने में जो इलेक्शन कमीशन का जो सारा प्रोसेस है वो 5 साल चला है, डिलिमिटेशन प्रोसेस से लेकर अब तक। मैं घुमा करके वहीं राहुल लाल जी लाता हूं। क्या जाति गणना की रिपोर्ट जारी करके सिद्धारमैया बच जाएंगे? राहुल लाल जी बताइए। देखिए, जाति जनगणना इस समय की जरूरत है और वो हमें लग रहा है कि कर्नाटक सरकार बिल्कुल सही समय आ गया है। अब ये मत कहिएगा कि अक्टूबर आ गया इसीलिए सही समय है। लालचंद जी, गृह मंत्री कल कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बोला है कि इसे कैबिनेट में लाया जाएगा, तो सरकार खुद करे इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। जी परमेश्वर, जीएस प्रसाद जी एक लाइन में बात पूरी कीजिए। नहीं, कर्नाटक गृह मंत्री परमेश्वर तो बहुत बोलते रहते हैं, जो आतंकवादी पकड़े होते हैं ना उसको आतंकवादी में नहीं बोलते हैं, बोलते हैं अक्यूज्ड है, पता नहीं क्या होने वाला है करके। डीके शिवकुमार बोलते हैं जो पकड़ा हुआ था उसको ब्रदर्स बोलते हैं। ठीक है, जीएस प्रसाद जी आपके पास वहां पर लगभग 3.5 साल है। खूब उठाइए इन मुद्दों को, क्योंकि अभी तो देखिए अगर सिद्धारमैया इस्तीफा भी देते हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस किसी और को बनाएगी, लेकिन फिलहाल सिद्धारमैया पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चाहे जो भी कार्ड खेलनी पड़े इस्तीफा नहीं देना है। और उसी क्रम में ये जाति जनगणना की रिपोर्ट कार्ड वो जारी कर सकते हैं, जल्दी जारी कर सकते हैं। फिलहाल इस्तीफा बिल्कुल नहीं होगा उनका। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी जुड़ने के लिए, जीएस प्रसाद जी जुड़ने के लिए, साथ में विनोद जी, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन आगे हम बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार ने, वहां के पुलिस प्रशासन ने क्या आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर बेटी का रेप मर्डर हुआ और उसके बाद जो कई हफ्तों तक बवाल हुआ, उससे कोई सबक नहीं ली, कुछ नहीं सीखा, इस पर करेंगे बात, क्योंकि एक और इसी तरह की बर्बर घटना पश्चिम बंगाल में हुई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। MDH की देगी मीरज।
देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से दर्दनाक घटना घटी है, और ऐसा लगता है कि ममता सरकार ने और वहां के पुलिस प्रशासन ने कोई सबक नहीं ली है। पश्चिम बंगाल में 10 साल की बच्ची के साथ फिर से रेप और मर्डर ने लोगों को दहला दिया है। मामला दक्षिणी 24 परगना इलाके का है, जहां एक 10 साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई, और इससे गुस्साए ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से भी मना कर दिया था। ऐसे में गुस्साई भीड़ ने थाने में तोड़फोड़ की, और जब सड़क जाम किया तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। चौथी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची को ट्यूशन से लौटते वक्त अगवा कर लिया गया। बच्ची के सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने बच्ची के शव की एम्स के डॉक्टरों से फॉरेंसिक जांच का आदेश दिया है। क्यों? क्योंकि पीड़ित परिवार ने स्थानीय प्रशासन पर भरोसा करने से मना कर दिया था कि ये तो रिपोर्ट में गड़बड़ कर देंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता सरकार लोगों का भरोसा खो चुकी है, जिस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि ममता सरकार की प्राथमिकता बलात्कारियों को बचाना है, ना कि बेटी को न्याय दिलाना। 9 साल की बच्ची का जब रेप और मर्डर किया जाता है तो FIR नहीं की जाती। जब FIR की गई तो अभी हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि पॉक्सो सेक्शन डालिए। पॉक्सो के सेक्शन इसमें नहीं डाले गए, बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध होने पर। और माता पिता को पुलिस पर कोई भरोसा नहीं। उन्होंने CBI की मांग की है, पोस्टमार्टम सेंट्रल हॉस्पिटल में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये मांग की है। ये दिखाता है कि ममता बनर्जी की प्राथमिकता बलात्कारी और अपराधी बचाव है, बेटी को न्याय दिलाओ नहीं है। और मुझे लगता है ममता बनर्जी को अब इस्तीफा देने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। बीजेपी सवाल पूछ रही है, और सवाल तो सभी की तरफ से होना चाहिए, और यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं। और सवाल का जवाब जानने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी, कोलकाता से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत, हमारे मन में सवाल ये उठ रहा है, ममता सरकार को, पश्चिम बंगाल पुलिस को हो क्या गया है? क्या वजह है? किस वजह से बार बार बलात्कारियों के पक्ष में दिखाई पड़ती है वहां की सरकार, वहां का पुलिस प्रशासन बेटियों के पक्ष में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? देखिए लालचंद, पहले तो ये बात बता दूं कि आरजीकर की घटना के ऊपर आज 58th डे पर प्रिलिमिनरी जो चार्जशीट है वो शियालदा कोर्ट में CBI की तरफ से अभी अभी दर्ज किया गया है जी। और जहां तक हमें खबर है कि उसमें संजय राय का नाम है, और उसमें डॉक्टर सुदीप्त घोष और संदीप घोष और जो टाला थाना का OC है वो अभिजीत, उनका भी नाम है वहां पे सबूत मिटाने के चक्कर में। तो ये जो अभी फिलहाल हमारे पास एक बड़ी खबर है, ये दोनों है चार्जशीट, प्राइमरी वाली घटना पर बताइए, क्या वजह से, किसको बचा रही है, किस वजह से बचा रही है? ये पहले मैंने बता दिया। दूसरी बात, अभी मैं 24 परगना की घटना में आता हूं, और मैं पिछले कई दिनों से बार बार कह रहा हूं कि ये ममता बनर्जी की सरकार के चलते ऐसा ना हो जाए कि बंगाल की जो पुलिस फोर्स है, कोलकाता की जो पुलिस फोर्स है, उसके अंदर एक विद्रोह ना हो जाए, और नहीं तो गांव वालों की और साधारण लोगों की गुस्से की शिकार हो जाए पुलिस वाले। ऐसा हो सकता है जो हमने कल
कुलतली में देखा है। कुलतली इस जगह का नाम है 24 परगना की जी। यहाँ पे अपने बच्ची ट्यूशन से लौटी नहीं है, इसीलिए बार बार जो लोकल पुलिस फाड़ी है वहां पे जाके गुहार लगाने की काम किया है गांव वालों ने। फिर बाद में खुद ब खुद इन लोगों ने अपने बच्चे की खोज में निकल पड़े और आखिर तक रात को 2 बजे के आसपास इस बच्ची की जो डेड बॉडी है वो मिल पाया और पता चला कि यह है वो है ये जब को। और उसके बाद जो लोगों की गुस्सा पुलिस के खिलाफ है और पुलिस जैसे पहले जो जनरल डायरी है वो जनरल डायरी लेने से इनकार कर रही है, बिल्कुल। उसके बाद FIR लेने से इनकार कर रही है। तो ये जो पॉलिटिकल थ्रेट हाँ एग्जैक्टली पहले उसके बाद पॉक्सो एक्ट भी नहीं लगाया, जब अदालत की तरफ से मार पड़ना उसके बाद भी पॉक्सो, उसके बाद पॉक्सो लगाना। तो ये जो पॉलिटिकल थ्रेट कल्चर के कारण पुलिस का ये जो हरकतें हैं और उसके कारण पुलिस के खिलाफ लोगों की जो गुस्सा है और ऊपर से ममता बनर्जी अपने जो दुर्गा पूजा का फीता कटने की काम है वो काम कर रही है। तो आपस में समाज को और पुलिस को लड़वा देना और दुर्गा पूजा की फीता कटना, ये जो क्रिमिनल काम ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है ये काफी खतरनाक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़का दे या लोग पुलिस के खिलाफ हो जाए या पुलिस किसी राजनीतिक थ्रेट कल्चर के कारण अपना काम ना कर पाए, ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। लेकिन राजनेता ने ममता बनर्जी ने इस स्थिति को ऐसा पैदा कर दिया है कि एक तरफ पुलिस पूरी तरह से हाथ बांधे हुए है उनकी और दूसरी तरफ वो समाज की तरफ से गुस्से और इस तरह की एक आक्रमण की सामना करना पड़ रहा है पुलिस को। आप बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। और जिस तरह की तस्वीर आप बता रहे हैं दादा, उससे ये लगता है कि निराशाजनक तस्वीर है और ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निराशाजनक है। पता नहीं पश्चिम बंगाल आगे चल करके अगर ऐसा ही होता रहा किस तरफ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे हम फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। और अब हम बात करेंगे कि क्या जो कम्युनिस्ट आतंकवादी हैं, वामपंथी उग्रवादी यानी नक्सल, वो क्या अब इस देश में मिट जाएंगे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ने की सरकार की ये जो प्रतिबद्धता है बड़ी जबरदस्त है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में अमित शाह ने पीएम मोदी के 2047 तक के विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। अमित शाह ने यह भी कहा कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है तो नक्सलवाद को तो पूरी तरह से खत्म करना ही होगा। अमित शाह ने सभी युवाओं से मुख्यधारा में लौटने की अपील करते हुए कहा कि अब तक 13,000 से भी ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़ दिए। गृह मंत्री ने साथ ही कहा कि वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई अब तो अपने अंतिम चरण में है। मार्च 2026 तक देश इस समस्या से पूरी तरह से मुक्ति पा लेगा। तो क्या कुछ कहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद? गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास भी लोगों तक तभी तो पहुंचेगा जब नक्सलवाद का समूल नाश हो जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की जनता के सामने 2047 तक विकसित भारत का उद्देश्य रखा है। अगर ट्राइबल क्षेत्र में दूर दराज के गांवों तक, दूर दराज की व्यक्तियों तक सभी मायनों में विकास को पहुंचाना है तो उसके खिलाफ सबसे बड़ा हर्डल कोई है तो ये नक्सलवाद है। अंतिम व्यक्ति तक अगर विकास पहुंचाना है तो हमें नक्सलवाद को पूर्णतः निर्मूल करना पड़ेगा। क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, गृह मंत्री पहले भी कह चुके हैं कि मार्च 2026 की डेडलाइन है। अब जो है इस देश में वामपंथी उग्रवाद कम्युनिस्ट आतंकवादियों के लिए खैर नहीं। हमने पहले भी देखा है कि दायरा सिकुड़ गया है काफी। मोदी सरकार के दौरान
बस कुछ जिलों में रह गए हैं। ऐसे में सरकार फिर से प्रतिबद्धता दोहरा रही है कि मार्च 2026 तक इसको पूरी तरह खत्म कर देंगे। क्या कुछ प्लान है और आज की बैठक में क्या कुछ प्लान पर चर्चा हुई? शैलेंद्र। लालचंद्र, सिर्फ मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की बात ही नहीं कही जा रही, बल्कि आप देखिए कि उस पर काम हो रहा है। आप अगर देखें नक्सल प्रभावित जो जिले, उनकी संख्या 1/4 से भी कम रह गई है, और ये तब है जब जिलों की संख्या बढ़ी है। यानी अगर आप तुलनात्मक तौर पर देखें तो अब नक्सल प्रभावित जिले, आप अगर पुराने जिलों के हिसाब से देखें तो सिर्फ 16 जिले बचे हैं जो नक्सल प्रभावित है, जिन 6 राज्यों की बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि उत्तर पूर्व हो, जम्मू कश्मीर हो, या फिर जो नक्सल प्रभावित राज्यों में जो प्रभावित इलाके हैं, वहाँ 13,000 से ज़्यादा जो युवा हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उन्होंने हथियार छोड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो अब उन्हें लग गया है कि अगर मुख्य धारा में शामिल होना है तो केंद्र सरकार और राज्य मिलकर जो विकास कर रहे हैं, तमाम अवसर आ रहे हैं उन इलाकों में, तो उन्हें हथियार छोड़ना होगा। आप देखिए क्या कुछ हो रहा है, सड़कें बन रही हैं पहले से बहुत तेज रफ्तार से, मोबाइल टावर इन इलाकों में पहली बार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं थी। चुनौती यही थी कि नक्सल उस इलाके में मोबाइल टावर उड़ा देते थे, सड़कें खराब कर देते थे। लेकिन अब यह सुनिश्चित किया गया है कि दूर दराज के इलाकों में, इन इलाकों में न केवल सड़कें पहुंचे बल्कि मोबाइल कम्युनिकेशन भी पहुंचे, स्कूल हो, अस्पताल हो जो बेहतर हालत में हो, और वो सुनिश्चित हो कि वो सुविधा बेहतर तरीके से चले, नक्सल उसको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तो ये सुनिश्चित हुआ है। राज्यों से कहा गया है नक्सल प्रभावित इलाकों से कि मुख्यमंत्री कम से कम 1 महीने में एक समीक्षा बैठक जरूर करें, और जो राज्य के डीजीपी है वो हर 15 दिन पर एक बैठक करें, और केंद्र से जो अर्धसैनिक बलों की जो तैनाती है जिन इलाकों में, उनके शीर्ष अधिकारी वहां मौके पर जाएं, यानी उस राज्य के उन इलाकों में जाएं जहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। तो ये एक बहुस्तरीय रणनीति है कि इन इलाकों का विकास भी तेज किया जाए, नक्सल के खिलाफ बहुत तेज और सख्त कार्रवाई की जाए, और जो युवा अभी भी भटके हुए हैं उनको मुख्यधारा में लाने के लिए उनसे अपील की जाए। विकास के और इंसानियत के दुश्मन, तरक्की के और इंसानियत के दुश्मन, ये लोग यही तर्क देकर के लोगों को बरगलाते हैं कि यहाँ पर विकास की धारा नहीं पहुंची है, इसीलिए हम हथियार उठाते हैं। लेकिन जब विकास का काम होता है तब उसी विकास के काम को, आपने जैसे कहा कि चाहे संचार के लिए टावर उड़ाने का काम हो, बनी हुई सड़क को बर्बाद करने का काम हो, यही लोग करते हैं। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने लगता है ठान लिया है कि कम्युनिस्ट विचारधारा के इन आतंकवादियों को अब पूरी तरह खत्म कर ही दिया जाएगा। जी देखिए, निश्चित तौर पर राज्यों के सहयोग के साथ देखिए उस तरफ आगे बढ़ा जा रहा है, और गृह मंत्री ने आज की बैठक में बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि मानव अधिकारों का अगर सबसे ज्यादा कोई हनन करता है तो नक्सलवादी करते हैं। जब उस इलाके में सुविधा नहीं पहुंचने देते, अस्पताल की सुविधा बेहतर न हो, वो सुनिश्चित करना चाहते हैं, जबकि केंद्र सरकार और राज्य मिलकर अस्पताल हो, शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो और मोबाइल टावर हो, तमाम सुविधाएं जो गाँवों में होनी चाहिए, जो शहरों की सुविधाएं हैं, वो सुनिश्चित करना चाहती है। तो ऐसे में नक्सलवादी क्या करते हैं वो सब जानते हैं, वो मानव अधिकार का हनन करते हैं, वो हिंसा करते हैं, वो लोगों की हत्या करते हैं। तो ये कहाँ का एक तरह से देखें कि तकाजा है कि आप इस तरह की बात करते हैं। तो ऐसे में युवाओं को समझना चाहिए, और युवा समझ रहे हैं। आप देखिए 13,000 से ज्यादा जो भटके हुए युवा थे, जो हथियार उठाए हुए थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, जो बहुत बड़ी संख्या है। और इसीलिए अब नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या पिछले दशकों में सबसे कम पर आ गई है। अब नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। इन्होंने किया तो यही है आज तक कि स्कूल जला करके और छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हथियार थमाते हैं। ये इनका कृत्य रहा है। लेकिन अब लगता है कि अच्छे दिन जो हैं इस मामले में उन इलाकों के आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।